अपन पढ़ रहे ना, इस चैप्टर से तुम्हारे थियोरेटिकल पोर्शन भी आता है, मतलब तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम दोनों में, और तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन तो यार हमने काफी कुछ कर लिया, थोड़ा सा बाकी है, और थियोरेटिकल भी थोड़ा सा बाकी है। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो ग्राफ्स एंड फॉर्मूलाज फॉर रेजिस्टिविटी। तो पहले अपन एक काम करते हैं, इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं वो अपन एक बार वापस पढ़ लेते हैं। तुम सबको ये वाला फॉर्मूला याद है, V इक्वल टू E इंटू एल, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। फिर तुमको ये वाला फॉर्मूला याद है, V इक्वल टू I इंटू आर, ओम्स लो। फिर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद है, R इक्वल टू रो एल बाय ए, रो मतलब रेजिस्टिविटी, एल मतलब लेंथ, ए मतलब एरिया। फिर याद है मैंने तुम्हें फॉर्मूला कराया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, माइनस ई टाउ बाय एम। तुम सबको ये वाला फॉर्मूला याद है। फिर मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, एक मैंने तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है। फिर एक मैंने तुम्हें पढ़ाया था करंट डेंसिटी का, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, याद है ये फॉर्मूला। तो ये सब फॉर्मूले याद है कि इन सब में कोई डाउट है तुम्हें? तो v सर इक्वल फोर्थ वाला एक बार वापस बता देना। v इक्वल टू आई आर, r इक्वल टू रो एल बाय ए, वी डी इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, जे इक्वल टू आई बाय ए। ये सारे तुम्हारे फॉर्मूले हैं, है ना? ये सारे तुम्हारे फॉर्मूले हैं। ये सब फॉर्मूले एक बार हम पढ़ चुके हैं। देखो अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो, सब एक चीज ध्यान से सुनो। देखो याद है हम लोगों ने रिलेशन डिराइव किया था, v इक्वल टू ई इंटू एल, और v होता है आपका आई आर। तो आई आर इक्वल टू ई इंटू एल, आर की जगह पुट कर दो रो एल बाय ए, इक्वल टू क्या था, ई इंटू एल। तो आपका एल से एल गया, आई अपॉन क्या होता है, जे, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे रो। याद है? देखो जिनको ये इक्वेशन याद है अच्छी बात है, वो भी लिख लो। जिनको याद नहीं है बुरी बात है, वो भी लिखो। v इक्वल टू ई इंटू एल, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, v इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लो। r इक्वल टू रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। vd इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। i इक्वल टू ए एन ई वी डी, करंट का फॉर्मूला। j इक्वल टू आई बाय ए, j मतलब करंट डेंसिटी इक्वल टू आई बाय ए। लिख लो अपनी कॉपी में सारे फॉर्मूले। लिख लो। अब एक लास्ट फॉर्मूला है जो हम लोगों को डिराइव करना है, या जो हम लोगों को ट्राई करना है, वो क्या है, ध्यान से देखो। J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन ए होता है, इंटू रो इक्वल टू ई। पर मैंने तुम्हें क्या सिखाया, I किसके बराबर है, ए एन ई वी डी के बराबर है। तो I की जगह पुट कर दो ए एन ई वी डी, और नीचे आ जाएगा ए रो इक्वल टू ई। ये आ गया। अब तुम ध्यान से देखो, समय पे ध्यान से देखो। तो ए से आपका ए तो गया, एन की जगह एन आ गया, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है माइनस ई टाउ बाय एम। तो एन आ गया, ई आ गया, वी डी आ गया, और रो इक्वल टू क्या बचा, ई। तो आपका ई से देखो ई गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपकी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना आया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन, याद है एन मतलब करंट, एन मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और टाउ मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। लिख लो अपनी कॉपी में फॉर्मूला, लिख लो। ये फॉर्मूला बना कैसे देखो, v इक्वल टू ई इंटू एल, वी की जगह पुट किया मैंने आई आर इक्वल टू ई इंटू एल, आर की जगह आ गया रो एल बाय ए इक्वल टू ई इंटू एल, एल से आपका एल चला गया, तो आई अपॉन ए होता है जे, जे रो इक्वल टू ई। वो जे वापस आई बाय ए लिखा मैंने, तो इस स्टेप का कोई मतलब नहीं है। फिर आई की जगह आ गया ए एन ई वी डी, ए से आपका ए चला गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है देखो, माइनस ई टाउ बाय एम, तो वी डी की जगह आ जाएगा माइनस ई टाउ बाय एम, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ई से आपका ई कट गया, और आपका ये फॉर्मूला बन गया रेजिस्टिविटी का, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, ई स्क्वायर टाउ। लिख लो, लिख लो।
फिर अपन ग्राफ्स पे आते हैं ना, ये लिख लो, फिर अपन ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखो अपनी कॉपी में, लिखो फॉर मेटल्स, resistivity, for metals resistivity increases with increase in temperature. For metals resistivity increases with increase in temperature. तो मेटल्स के लिए आपका रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। बना लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बना लो अपनी कॉपी में कि फॉर मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मेटल्स के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लिख लो। अब ऐसा क्यों होता है, पहले लिख लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। लिख लो, तो फॉर मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, तुम सब लोग मुझे एक बात बताओ कि ये तुम हो, मान लो कि यहां पे एक गाड़ी खड़ी है, यहां पे भी एक गाड़ी खड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और यहां पे भी एक गाड़ी खड़ी है। अगर मान लो तुम्हें यहां से लेके यहां तक पहुंचना है और तीनों गाड़ियां खड़ी है, क्या करिए, सपोज करो कि ये तीनों गाड़ियां खड़ी है, मान लो कि तीनों गाड़ियां खड़ी है, तो तुम आराम से पहुंच जाओगे क्योंकि तीनों खड़ी है। लेकिन मान लो कि केस नंबर 2, मान लो केस नंबर 2 ये बोल रहा है कि आपकी जो पहली गाड़ी है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही, आपकी जो दूसरी गाड़ी है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, आपकी जो तीसरी गाड़ी है वो भी वाइब्रेट कर रही है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों केस में किस केस में आप यहां पे आराम से पहुंच पाओगे, ऊपर वाले की नीचे वाले? ऊपर वाले केस में गाड़ियां खड़ी है, खड़ी है मतलब अपनी जगह स्थिर है, तो आप आराम से पहुंच जाओगे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नीचे वाले केस में देखो, ये गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, ये गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, ये गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, तो दिक्कत होगी। तो यही होता है, देखो तो होता क्या है, देखो अगर मान लो कोई वायर है, तो वायर में क्या होता है, आपके बहुत सारे एटम्स पड़े होते हैं, तो जब टेम्परेचर कम होता है ना, तो ये एटम्स अपनी जगह स्थिर रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आराम से मस्ती में निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपके इलेक्ट्रॉन को दिक्कत होती है। इसलिए लिख लो अपनी कॉपी में कि फॉर मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आया समझ में कि कोई डाउट है? यहां पे लिख लेना, विथ टेम्परेचर इंक्रीज वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स इंक्रीज। और एटम वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को पास करने में दिक्कत होगी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो फॉर मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी रेजिस्टिविटी वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स कॉमा resistivity decreases with increase in temperature। लिख लो, for semiconductors resistivity decreases with increase in temperature। तो सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घट जाती है। तो सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ कैसा होता है, मान लो कि ये आपका रेजिस्टिविटी है, ये आपका टेम्परेचर है, तो इनका ग्राफ ऐसा होता है। अब इसका रीजन क्या है, देखो इन सेमीकंडक्टर्स, आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ, in semiconductors comma there are no free electrons। तो सेमीकंडक्टर में तो यार फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। इन सेमीकंडक्टर्स देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे अपन सिलिकॉन की बात करें, तो सिलिकॉन क्या करता है, अपने आसपास वाले जो सिलिकॉन है ना, उन सबके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आपका जो सिलिकॉन है
वो आसपास वाले सिलिकॉन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यार अपने सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों उसने शेयर कर दिए, तो बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़ के ऐसे फ्री हो जाते हैं। तो सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, सो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो अब आपका करंट फ्लो कर सकता है। तो लो टेम्परेचर पे नहीं करेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा, करेगा। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो अगर मान लो कोई तुम्हारा एग्जाम में पूछ ले, या फिर जैसे मान लो तुम कोई कंपटीटिव एग्जाम दे रहे हो, या अपने बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कि बताओ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का ग्राफ क्या होता है सेमीकंडक्टर के लिए, तो ऐसा होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी घटती है। अच्छा फिर वो पूछ ले क्यों घटती है भाई ये बताओ, तो आपको बोलना है कि भैया ये कंडक्टर तो नहीं है किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर में तो यार फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही कहाँ है, सेमीकंडक्टर में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाइंडेड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है, दिख ही नहीं रहे फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन नहीं तो करंट फ्लो करेगा कहाँ से। तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अपने को इलेक्ट्रॉन मिले तो रेजिस्टिविटी घट जाती है। लिख लो अपनी कॉपी। सर आप पूछो। सर कंडक्टर्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में अगर मतलब स्टॉपेज आता है बट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज हो जाते हैं। यार देख मान ले देवांश की कंडक्टर है, तो कंडक्टर में मान ले 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे मान ले 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो कोई फर्क पड़ा क्या 2 या 10 के इंक्रीज होने पे। लेकिन सेमीकंडक्टर में तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और टेम्परेचर बढ़ाने पे मान ले 2 भी बढ़ गए, तो भी फर्क तो पड़ेगा। तो इसलिए कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना वो नाम मात्र है इन कंपैरिजन टू जो पहले से फ्री है, तो कोई मतलब ही नहीं उन फ्री होने का। ठीक ओके है। सर। और तीसरा लिखो अपनी कॉपी में, तीसरा ग्राफ बनाओ, लिखो फॉर alloys such as constantan, मैग्नीन resistivity increases very slightly with temperature। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी पे ज्यादा टेम्परेचर का फर्क पड़ता नहीं है, तो जैसे कॉन्स्टेंटन हो गए, मैग्नीन हो गए, तो इनका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, बहुत मामूली चेंज होता है। मतलब सपोज करो कि ये 200 केल्विन है और मान लो कि ये 400 केल्विन है, तो 200 डिग्री के अंतर में भी आपका चेंज बहुत मामूली होता है। तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ रेजिस्टिव वर्सेस टेम्परेचर फॉर मैग्नीन, तो घबराना मत, मैग्नीन ना तो आपका कंडक्टर है ना सेमीकंडक्टर है, ये एक एलॉय है, ये मैग्नीज का निकल का इन सब का एलॉय है, और इसका ग्राफ ऐसा बनता है। बना लो अपनी कॉपी में। बना लो। ठीक है, और कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि समझ में आ गया, सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तीनों ग्राफ, कोई डाउट है, सबको मजा आया कि नहीं आया। चलो छोड़ो, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, सर टॉपिक लिखो लिमिटेशंस ऑफ ऑर्म्स लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लिमिटेशंस ऑफ ऑर्म्स लॉ। देखो ऑर्म्स लॉ की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। देखो सबसे बड़ा फर्जी पता क्या चीज है, सबसे बड़ी फर्जी चीज ये है कि ऑर्म्स लॉ लिखते वक्त हम ये बोलते हैं कि यार टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, व्हेन करंट पासेस थ्रू वायर, तो अगर आप किसी भी वायर से करंट पास करते हो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद एटम्स, क्योंकि अगर मान लो किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, तो ड्यू टू कॉलिजन कॉमा हीट एनर्जी विल प्रोड्यूस। तो कॉलिजन होने के कारण क्या बनेगी, हीट एनर्जी बनेगी, और हीट एनर्जी से क्या होगा आप मुझे बताओ, कोई चीज गर्म होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर विल इंक्रीज,
और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस विल चेंज। और याद है मैं ओम्स लॉ पढ़ाते वक्त तुम्हें एक बात पढ़ाता हूं कि भाई साहब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो V इक्वल टू आई आर है, तो आपका R क्या है, कांस्टेंट। लेकिन याद रखना कि जैसे ही आप वायर में करंट पास करोगे तो वायर में इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएगा हीट एनर्जी बनेगी, जैसे ही हीट एनर्जी बनेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो बेसिकली ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हिसाब से ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन, लेकिन रियलिटी में आपका ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, थोड़ी देर तो स्ट्रेट रहता है और फिर आपका ऐसे बैंड हो जाता है। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसका रीजन लिख लेना, रेजिस्टेंस चेंजेस व्हेन करंट इज पास्ड। तो जैसे ही तुम करंट पास करोगे रेजिस्टेंस चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, देखो मैंने यहाँ पे साइकिल लिखी हुई है, तो इस पूरी साइकिल को लिख लो अपनी कॉपी में और फिर ये ग्राफ बना लो, ठीक है। और इसमें कोई डाउट है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो यार। सर तो अपन ने जितने भी न्यूमेरिकल्स के उसमें इसकी करंट की और वोल्टेज की वैल्यू डिफर होनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए देवांश रियलिटी में मतलब जैसे मान ले कोई मशीन तू बनाता है, जैसे मान ले तू रेफ्रिजरेटर डिजाइन कर रहा है, जैसे मान ले तू एसी डिजाइन कर रहा है, तो ऐसे अपन सीधा ओम्स लॉ नहीं लगाते, इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही इस आर के चेंज को भी इसमें इंक्लूड कर लेता है। ओके सर। ठीक है, तो कोई तुम्हें पूछेगी यार ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्यों है, तो तुम आराम से समझा सकते हो उसको, ये पूरा ज्ञान तुम्हें देना है उसको कि सर देखो इसलिए चेंज होता है, उसको नहीं पता होगा तो भी पता पड़ जाएगा। जैसे ही करंट पास करोगे तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे तो जहां पे भी कोलिजन होता है वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो चाटा रख के देख लो अपने आप को, काल गर्म हो जाएंगे तुम्हारे। जैसे ही हीट एनर्जी बनती है टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस चेंज होती है, जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज होती है बाढ़ में गया ओम्स लॉ। ठीक है, और दो ग्राफ और है, तो लिखो अपनी कॉपी में, डायोड डजंट फॉलो ओम्स लॉ। तो आगे जाके अपन चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे डायोड, तो अपने डायोड भाई साहब को तो ओम्स लॉ से कोई मतलब ही नहीं है। तो डायोड का वीआई ग्राफ कैसे बनता है, देखो ऐसे बनता है। तो डायोड होता है ना, उसका तो ग्राफ ही ऐसे बनता है, ये आपका डायोड का वीआई ग्राफ है, आईवी ग्राफ है सॉरी, लिख लो। तो कोई तुम्हें पूछेगी डायोड डजंट फॉलो ओम्स लॉ, एक्सप्लेन, बस ये रहा ग्राफ, तुम्हें सिर्फ ग्राफ बनाना है और उसको समझ में आ जाएगी कि हाँ यार, क्योंकि ओम्स लॉ में तो वीआई का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कोई लाइन स्ट्रेट दिख भी रही है तुम्हें। तो डायोड डजंट फॉलो ओम्स लॉ, तो कोई तुम्हें बोले कि नेम वन डिवाइस विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, तुम्हें क्या लिखना है, डायोड। डायोड तो भाई कभी फॉलो नहीं करता, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे ज्यादा हो, लिख लो अपनी कॉपी। लिख लो, और आज की क्लास के नोट्स पूरे कर लेना, मैं तुम्हें स्लाइड भेज दूंगा, पूरे कर लियो यार, है ना। ये नहीं हो कि बाकी सब न्यूमेरिकल सब आते हैं और जहां पे नंबर आने चाहिए इन फालतू चीजों में वहां पे नहीं आ रहे। और नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, ओम्स लॉ फॉर गैलियम आर्सेनाइड। देखो गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ तो महान ग्राफ है, ये आई है ये वी है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा। किसका गैलियम, इसमें भी ओम्स लॉ का कोई मतलब नहीं है। तो कोई तुम्हें पूछे कि तो ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है, मतलब उल्टा आपका रेजिस्टेंस जो है वो घट रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो ग्राफ में जहां पे आपका एक स्लोप नीचे की तरफ है वहां पे लिख लेना नेगेटिव रेजिस्टेंस। बस ये आपकी डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती। कौन नहीं करती, गैलियम आर्सेनाइड नहीं करती, डायोड नहीं करता। मेटल्स भी थोड़ी देर तक करते हैं लेकिन बाद में नहीं करते, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में रहता। तो ये आपके 6 ग्राफ है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये रट्टा मारना है इन सबका तुम्हें, तो भी इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो यार। अब इस चैप्टर के सबसे भारी टॉपिक की तरफ मैं जा रहा हूं, लिखो अपनी कॉपी में, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्वेश्चंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्वेश्चंस। देखो अब तुम सब ध्यान से सुनना, तुम सब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि इंफिनिटी प्लस 10 कितना होता है तो कितना होता है, बताना जरा।
अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इन्फिनिटी प्लस 10 कितना होता है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी कोई फर्क पड़ेगा क्या यार? इनफाइनाइट इतना बड़ा नंबर है कि उसमें क्या 10 की कोई औकात ही नहीं है इन्फिनिटी के सामने। तो इन्फिनिटी प्लस 10 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, सपोज करो आर नहीं लेते, मान लो यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, सपोज करो यहाँ पे वापस 2 ओम है, मान लो यहाँ पे वापस 2 ओम है, सपोज करो यहाँ पे वापस 2 ओम है, मान लो यहाँ पे वापस 2 ओम है, और ये चीज चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। तो अब आपका क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। अच्छा तुम सब मुझे ध्यान से देखो, मुझे क्या, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो यहां पे तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है, देखो ये चीज रिपीट हो रही है, 2 2 2 2 2 2 रिपीट हो रही है। तो अब है ना एक चीज मैं तुम्हें देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम सब ध्यान से देखना। अगर मान लो कि मैं इस पार्ट को छुपा देता हूं, कौन से वाले पार्ट को? अगर मान लो कि मैं इस पार्ट को छुपा देता हूं, तो कोई फर्क पड़ा क्या? देखो इस पार्ट को, सॉरी इस पार्ट को छुपा देता हूं। अब ध्यान से देखो, वैसी की वैसी सर्किट है, देखो 2 2 2 2, मतलब मैंने अगर इस पार्ट को छुपा दिया तो वैसी की वैसी सर्किट है कि नहीं है? मतलब आगे वाले में 2 हटा भी दूं तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? इन्फिनिटी में आप 2 ऐड करो या 2 इन्फिनिटी से घटाओ, क्या फर्क पड़ता है? इन्फिनिटी तो इतना बड़ा नंबर है। तो अगर मान लो मैं इस पार्ट को हटा दूं फॉर टाइम बिंग, तो भी बात तो वही है। तो सपोज करो कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। सपोज equivalent resistances, suppose equivalent resistances are equivalent। तो इसके बाद में भी आपका डायग्राम तो एकदम सेम है। तो अपन क्या करते हैं, इस पीछे वाली पार्ट की जगह क्या लिख देते हैं? तो अपन इसको ऐसे कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं अपन आर इक्विवेलेंट। तो ये आपका 2 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपका ए, ये आपका बी। तुम्हें आया समझ में कि नहीं समझ में आया? मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि मान लो कि इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना है? आर इक्विवेलेंट मान लो। तो यार मैं इनफाइनाइट रेजिस्टर से अगर मैं इसमें ये 2 ऐड भी कर दूंगा, आगे वाले 2, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो मैंने क्या किया, पीछे वाले का पूरे का आर इक्विवेलेंट ले लिया और आगे 2 और ऐड कर दिए। नहीं आया समझ में कि आगे समझ में? एक बार वापस बता दो ना। देख, इस पूरे का, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक थाली है, इस थाली में इनफाइनाइट रुपए पड़े हुए हैं। अब मान ले कि मैंने इसमें 2 रुपए और डाल दिए, तो बता इसमें कितने रुपए? इस थाली में इनफाइनाइट रुपए पड़े हुए हैं, मैंने इसमें 2 रुपए और डाले, तो बता इस थाली में कितने रुपए? इनफाइनाइट ही है कि इनफाइनाइट प्लस 2 लिखोगे? क्योंकि इन्फिनिटी के सामने इस 2 का तो कोई तुल्य नहीं है, मतलब मामूली सा नंबर है। तो उसी तरीके से मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि सपोज करो कि ये आपके पास एक सर्किट है, और ये कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मान लो कि इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, तो इतने का भी आर इक्विवेलेंट ही होगा। इस पूरे का आर इक्विवेलेंट है, मान लो मैं इन दोनों को नहीं गिनता हूं, तो भी इसके आगे का तो आर इक्विवेलेंट ही होगा। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसा कैसे रहने दिया और यहां पे लिख दिया आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया क्या किया मैंने? कि डाउट है? मेघना कोई डाउट है? देवांश, आभ्या, डाउट है तो पूछो इसमें। आ गया? देखो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, बस लास्ट स्टेप है। देखो तो अपनी सर्किट कैसी बनी थी, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 ओम था, और यहाँ पे आपका आर इक्विवेलेंट था। तो ध्यान से देखो, ये आर इक्विवेलेंट और 2 तो किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? मान लो 1/r, तो 1/r इक्विवेलेंट प्लस 1/2, तो 1/r किसके बराबर आ जाएगा? नीचे एलसीएम लो तो क्या आएगा? 2r इक्विवेलेंट, ऊपर क्या आ जाएगा? 2 + r इक्विवेलेंट। तो इस r इक्विवेलेंट और 2 का इक्विवेलेंट कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 2r इक्विवेलेंट अपॉन 2 + r इक्विवेलेंट। तो इन दोनों की जगह आप क्या लिख दो? इन दोनों की जगह आपका आ गया खाली एक रेजिस्टेंस r आ गया, और ये 2, और फाइनल क्या हो गया? फाइनल दोनों सीरीज में, तो आपका r + 2 विल बी इक्वल टू r इक्विवेलेंट, क्योंकि इस पूरे
सर्किट में आप दो जोड़ भी दो तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। तो इस पूरे का सॉल्व करके वापस इसके बराबर रख दो आर इक्विवेलेंट के, और आर की जगह पुट कर दो 2r इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस 2 इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। बस ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब सर तुम्हें आर समझ, प्लस टू आर इक्विवेलेंट के इक्वल कैसे हो देख पूरी सर्किट का आर इक्विवेलेंट था देवांश, इसमें तो कोई दो राय नहीं तेरे को, यस तो मैंने उसमें दो और जोड़ दिए, दो ओम। तो तू मुझे बता क्या टोटल रेजिस्टेंस से फर्क पड़ेगा क्या? यस नहीं पड़ेगा, तो मैंने फाइनल निकाल के वापस उसी के बराबर रख दिया। ओके सर। ये क्वाड्रेटिक है, आई होप सो तुम्हें क्वाड्रेटिक करना आती हो, 11 पास कर दी, 10th में आती क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये है तुम्हारे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, है ना। अब इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ इनफाइनाइट वाला, फिर अपन खत्म करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो देखो, लिख लो, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, वो जो क्वेश्चन था इस पूरे को लिख लो। देखो अब जैसे ना ये वाला क्वेश्चन आ जाए, मान लो तुम्हारे एग्जाम में, सपोज करो कि यहाँ 3 ओम है, मान लो यहाँ 3 ओम है, और मान लो यहाँ पे भी 3 ओम है। सेम सपोज करो यहाँ पे 3 ओम है, मान लो यहाँ पे भी 3 ओम है, और मान लो यहाँ पे भी 3 ओम है। सेम सपोज करो वापस आपका 3 ओम है, मान लो वापस आपका 3 ओम है, और मान लो इधर वापस आपका 3 ओम है, और ये जा रही है आपकी इन्फिनिटी तक। कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी तक। और मेरा क्वेश्चन है कि अब आपको बताना है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। देखो तुम क्या करो, ये आगे वाले 3 हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, पीछे वाली सर्किट देखो ऐसी की ऐसी है, 3 3 3 3 3 3। तो आप क्या करो, मान लो कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, तो अपनी सर्किट कैसे बन जाएगी? देखो ऐसे बन जाएगी, तो आर इक्विवेलेंट 3 3 ओम 3 ओम 3 ओम। अब इन दोनों को पैरेलल में लो, उन तीनों को सीरीज में लो, वापस आर इक्विवेलेंट के बराबर कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो कि मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, लिख लो। तो इस आर इक्विवेलेंट और 3 को तुम कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, देखना इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा 3r इक्विवेलेंट अपॉन 3 प्लस आर इक्विवेलेंट, और बाद में 3 और 3 सीरीज में हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 3r इक्विवेलेंट अपॉन 3 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस 6, और इक्वल टू किसके कर दो, आर इक्विवेलेंट के। क्योंकि आप चाहे 3 रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा भी लो तो भी यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक को ऐसे करना है। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। किंजल कोई डाउट है बेटा? कृष्णा कोई डाउट है? ध्रुव, देवांश पूछो, गगन, गर्वित, जयादित्य भाई पूछो, कोई डाउट है तो। एक छोटा टॉपिक और बाकी मेरा, फिर ये चीज खत्म हो गई, पर इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। क्लियर। ठीक है, बस एक लास्ट टॉपिक लिख लो अपनी कॉपी में, हाउ टू इंक्रीज sensitivity of a potentiometer. How to increase sensitivity of a potentiometer. सेंसिटिविटी का मतलब है कि हम ऐसा क्या करें कि पोटेंशियोमीटर से एकदम परफेक्ट रिजल्ट लेके आए। तो पहला लिखो इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर, इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर, और दूसरा लिखो डिक्रीज करंट इन वायर, डिक्रीज करंट इन वायर, पोटेंशियोमीटर वायर लिखो, डिक्रीज करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, ऊपर इंक्रीज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर।
बस ये दोनों टॉपिक लिख लो। सेंसिटिविटी का मतलब है कि ऐसा अपन क्या करें कि आपको एकदम परफेक्ट रीडिंग मिले। तो जितना लंबा पोटेंशियोमीटर का वायर होगा आपका उतना ज्यादा चांस है एक्यूरेसी का, और जितना आपका करंट कम होगा, आपका पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, तो आप उतनी अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हो। लिख लो। इसके साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है, और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो चैप्टर नंबर 4 अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। अब तुम्हारा काम क्या है, देखो मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, तुम्हारा काम चालू होता है। तुम्हें अब पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी के पीछे के। तुम्हें चाहे अच्छा लगे या तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें करने तो पड़ेंगे। तुम नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। हर कोई किताबें उठाओ, प्रदीप कुछ मतलब नहीं उन सब किताबों का। तुम्हें इस इंडिया में कोई भी एग्जाम क्लियर करना है ना 12th के बाद, तुम्हें एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। करो, ट्राई करो। पीछे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पीछे। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो यार। ओके, आई होप तुम्हें चैप्टर पढ़ के मजा आया होगा। यस सर। चलो ओके यार। यस सर। ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगा इसके नोट्स, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स भी मैं तुम्हें आज फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के, 2 के, 3 के, तीनों के। ओके, चलो बाय यार। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।